So let's start today class 5 Hindi Google Meetup. हाँ हेलो। तो देखो আমি সর্বনাম পদ পড়াচ্ছি সর্বনাম পদ, ठीक है? सुन पा रहे हो ना? ठीक है, चलो सर्वनाम पद हम बोल रहे हैं 52 से 58 तक। सुने रखो 52 से 58 तक। देखो अच्छी तरह से सुनो। देखो सर्वनाम पद में जो है पहली बार, क्योंकि आपका शनिवार को सर्वनाम पद के ऊपर एक परीक्षा होगा। देखो सर्वनाम पद और सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। और सर्व और नाम सर्व का अर्थ है सबका, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, भाव, दशा, प्राणी को नाम से ही संबोधित करते हैं, लेकिन यदि हम इन नामों का प्रयोग बार बार करें तो वाक्य अटपटे बन जाते हैं। इसी बात को उदाहरण द्वारा समझे। कौवा प्यासा था, कौवा पानी ढूंढ रहा था। कौवे ने एक घड़े में पानी देखा, घड़े में पानी कम था। कौवे ने घड़े के पास पड़े कंकर घड़े में डाले, तो पानी ऊपर आ गया। कौवा प्रसन्न हो गया, कौवा पानी पीकर उड़ गया। ठीक है। ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़ने पर कुछ अटपटा सा लग रहा है। अब इस गद्यांश को दोबारा पढ़िए। कौवा प्यासा था, वो पानी ढूंढ रहा था। उसने एक घड़े में पानी देखा, तो उसमें पानी कम था। उसने घड़े के पास पर एक कंकर उसमें डाले, पानी ऊपर आ गया। वो प्रसन्न हो गया, वो पानी पीकर उड़ गया। तो क्या इस कहानी को पढ़कर आपको इसमें आए परिवर्तन का पता चलता है? इस कहानी में कोई कोए के लिए उसने तथा वो और घड़े के लिए उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो शब्दों को इसी प्रयोग ने कहानी के सौंदर्य को बढ़ाकर उसे प्रभावशाली बना दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द जो है उसे सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें सर्वयुक्त नाम अर्थात सबका नाम इसलिए भी कहा जाता। हाँ देखो, सुनो अच्छी तरह से सुनो पढ़ाई को। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें सर्वनाम सर्वयुक्त नाम अर्थात सबका नाम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सभी के लिए समान सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है।
अब देखो सर्वनाम शब्द पुंगलिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए क्या है, देखो सर्वनाम शब्द पुंगलिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। लिंग परिवर्तन होने पर भी सर्वनाम शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे में वाक्य में प्रयोग किए गए क्रिया शब्दों से ही सर्वनाम शब्दों का लिंग निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कैसे हो सकता है, ऐसे पुंगलिंग, देखो पुंगलिंग स्त्रीलिंग में डिफरेंस हम लोगों को समझना है। जैसे बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ, वो जो परिवर्तन हम बोल रहे हैं वो है पुंगलिंग का परिवर्तन। अब जब स्त्रीलिंग में ये परिवर्तन हम बोलेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा मैं जा रही हूँ। अब देखो वो पढ़ रहा है तो इसको क्या परिवर्तन होगा, वो पढ़ रही है। अब देखो तुम पत्र लिख रहे हो, तो तुम पत्र लिख रहे हो तो इसका परिवर्तन क्या होगा, तुम पत्र लिख रही हो। ओके, एंड देन सर्वनाम शब्दों पर वचन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। सर्वनाम शब्दों पर वचन का प्रयोग अवश्य पड़ता है। ये अगर बोला जाए सर्वनाम शब्दों पर वचन का प्रभाव अवश्य पड़ता है तो देखो एक वचन में प्रयुक्त सर्वनाम तथा बहुवचन में प्रयुक्त सर्वनाम भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये बात बहुत गौर करने वाली है। देखो कैसे होता है, देखो एक वचन और बहुवचन में अगर डिफरेंस किया जाए तो एक वचन में क्या बोल रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, बहुवचन में हम क्या बोल रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि वो पढ़ रहा है, तो वो पढ़ रहा है, वे पढ़ रही है। तो इसमें क्या है, दोनों में परिवर्तन इसलिए हो रहा है, देखो एक वचन से बहुवचन का परिवर्तन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है। तो 53 पेज हो गया। अब 54 में आते हैं सर्वनाम के वेद। देखो सर्वनाम के जो है कुल 6 वेद है। तो सर्वनाम के कुल 6 वेद है। नंबर 1 इज गोज टू क्या है, पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक, नंबर 6 निजवाचक। तो क्या होगा ऐसे, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए जिससे बात करता है उसके लिए तथा जिसके बारे में बात कर रहा है उसके लिए प्रयोग करता है वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैंने तुमसे कहा था कि उसे लेकर आना, तो मैंने तुमसे कहा था कि उसे लेकर आना, तो मैंने तुमसे कहा था कि उसे लेकर, तो मैंने तुमसे, तो मैंने क्या हुआ, बोलने वाला, तुमसे क्या हुआ, जिससे बात कर रही है, तो उसे क्या है, जिसके बारे में बात कर रही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क्या हो रहा है, उत्तम पुरुष मैंने बोलने वाला अपने लिए हो रहा है, मध्यम पुरुष क्या हो रहा है, तुमसे सुनने वाले के लिए हो रहा है, अन्य पुरुष क्या हो रहा है, उसे अन्य सभी के लिए हो रहा है। तो ऐसे हम लोगों को बस परखना है। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम शब्दों पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करे वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या हो रहा है, वो मेरा घर है, देखो वो से क्या बोल रहे हैं कि वो से हम बोल रहे हैं कि दूर की वस्तु के लिए। अब देखो कुछ प्रमुख निश्चयवाचक, देखो ये मेरी पेंसिल है, तो ये जो है पास की वस्तु के लिए है। तो कुछ प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण जो है वो, ये, या, वा, इस, उस आदि ऐसे कुछ है। अब देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अगर कुछ बोला जाए तो ऐसे कैसे होगा, जो सर्वनाम शब्दों किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो दरवाजे पर कोई खड़ा, जाहिर सी बात है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई जो है ना, कोई से हम बोलते हैं कि अनिश्चित व्यक्ति की और संकेत, तो अनिश्चित व्यक्ति की ओर संकेत हो रहा है ये। दूध में कुछ गिरा है, तो कुछ जो है, कुछ क्या है, अनिश्चित वस्तु की ओर संकेत है। अब देखो कुछ प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं किसी, किन्हीं, कुछ, कई आदि, तो ऐसा कुछ है। अब देखो संबंधवाचक सर्वनाम, वो सर्वनाम शब्दों जो वाक्य
में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वो सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने बोल दिया, क्या बोल दिया उदाहरण में, जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो ऐसा हो गया। अब जिसे चाहो उसे बुला लो, तो जिसे और उसे, ठीक है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में बोला जा रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है, तुम क्या लाए हो, तुम क्या जो है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन। निजवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम में बोला जा रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो ये जो बात है, तो खुद हमें अपना काम अपने आप करना है, तो अपने आप जो है, तो हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तो अपने आप जो है, ठीक है, सही है ना। तो कुछ प्रमुख निजवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण जो है अपने आप है, स्वयं है, खुद है और आदि है, ठीक है। अब इसकी एकदम 56 में हम आ जाते हैं। हमने सीखा पे क्या बोल रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले जो शब्द है उसे हम सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि लिंगीय परिवर्तन होने पर सर्वनाम शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो सर्वनाम शब्दों पर वचन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद है। जैसे कि नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखो, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, जिससे बात करता है उसके लिए, तथा जिनके बारे में वो बात कर रहा है उसके लिए करता है, वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की, देखो पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करे वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो दर्पण की अच्छे, जो सर्वनाम शब्दों किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो होलो, तो एक बार देखो, कुछ सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं। तो कुछ सर्वनाम शब्दों जो आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, तो उसे हम क्या बताते हैं, उसे हम बताते हैं कि वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें क्या है, उन्हें हम बोलते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हो गया। अब देखो, कोई शब्द उदाहरण है, तो कई शब्द उदाहरण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के है। सर्वनाम में सर्वका अर्थ है सबका, सर्वनाम के भेद है 6। अच्छा, तो वह जो है आज वो खाना नहीं खाएगा, बाकवाना हम बता रहे। तुम अपना काम खुद करो, मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ, ये किताब मेरी है। तो अब प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब दूसरे पे क्या है, सर्वनाम में कितने वेद है उनके नाम लिखिए। तो क्या होगा, उसका सर्वनाम के कुल 6 वेद, उनका नाम क्या होगा। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो ऐसा होगा।
अब देखो उसके बाद, हाँ उसके बाद जो है निम्नलिखित वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों को छांटिए तथा लिखित में से किन संज्ञाओं के नाम के लिए प्रयुक्त किए। वो है कि रामू बाजार गया और उसने वहाँ केले खरीदे। देखो रामू बाजार गया तो रामू संज्ञा है और उसने जो है सर्वनाम है। रेशमा ने कहा कि वो खाना नहीं खाएगी। देखो रेशमा जैसे संज्ञा है, वो है सर्वनाम। अब प्रीति ने कहा मेरी किताब मत लो। प्रीति जो है संज्ञा है, मेरी जो है वह सर्वनाम है। कविता स्कूल नहीं आई, उसकी तबीयत खराब है। देखो कविता जो है संज्ञा है, उसकी जो है सर्वनाम है। प्रिया ने कहा कि वो अपने आप घर चले जाएगी, तो प्रिया जो है संज्ञा है, वो जो है सर्वनाम है। ठीक है, ये हो गया वो। अब देखो हाँ, अब दूसरे 58 पेज में अगर आप देखोगे तो उसमें है कोष्टक में दिए गए सर्वनाम के सही रूप से वाक्य पूरा कीजिए। जैसे मुझे देखो मैं है तो उसका उत्तर क्या है, मुझे भूख लगी है। क्या ये किताब तुम है तो तुम्हारी है। क्या तुमने खाना बनाने के लिए किसी को बुलाया है। क्या आपने मुझे बुलाया। ये हमारा स्कूल है। तो ऐसे कुछ है। आप निम्नलिखित वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। क्या हो, मैं काल बाजार गया था, तो मैं निजवाचक सर्वनाम, ये मेरी पुस्तक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कौन करा है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। अपना काम खुद करो, खुद निजवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, तो जो असो, जो सो, जो देखो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग में अशुद्धियाँ हो गई है, तो उन्हें शुद्ध करके लिखिए। मैंने आज विद्यालय नहीं जाना, तो मैंने आज विद्यालय नहीं जाना ऐसा कुछ बोला है, तो इसका क्या उत्तर होगा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये अच्छे व्यक्ति है, वो ने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया है। गुरुजी तुम खाना खा लो, गुरुजी कृपा आप खाना खा लीजिए। तो इसी तरह सर्वनाम का जो अध्याय है उसका ख़त्म होता है। हम जो है आज थोड़ा संज्ञा जो अध्याय आपका परीक्षा में है ना 23 से 29 पेज, वो भी आपको आज पढ़ा देते हैं। 23 से 29 ज़रा निकाल लो, 23 से 29 निकाल लो फटाफट। हम संज्ञा भी बोल देते 20। ओके संज्ञा 23 पेज। बच्चों, संसार के हर प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इन्हीं नामधारी वस्तुओं को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा शब्दों को कुछ दिए जा रहे हैं। तो देखो प्राणियों के नाम पे क्या बोल रहे हैं कि प्राणियों के नाम पे हम बोल रहे हैं कि रश्मि गीत गा रही है, तो रश्मि। लड़का मैच देख रख रहा है, लड़का। शेर हिरन का पीछा कर रहा है, शेर हिरन। स्थानों के नाम, लाल किला दिल्ली में स्थित है, दिल्ली। नैनीताल में बर्फ़ गिर रही है, नैनीताल। आगरा का ताजमहल बहुत शुद्ध है, आगरा। ठीक है, हो गया 23 पेज खत्म हो गया। 24 पेज में जाओ। वस्तुओं के नाम, रवि बर्गर खा रहा है, तो बर्गर। स्नेहा को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो आइसक्रीम। लड़की कलम से पत्र लिख रही है, कलम, पत्र। बाबों के नाम, माँ की ममता निराली होती है, ममता। बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत होती है, बुढ़ापे। पर्वतों की हरियाली सबका मन मोह लेती है, हरियाली। तो बच्चों, अपने ऊपर देखा कि प्राणियों के, स्थानों के, वस्तुओं के व भावों के अलग अलग नाम हैं।
ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बुझते पारले? देखो मुख्य रूप को संज्ञा के 3 भेद है। देखो 25 पेज আমি চলে গেছি। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद है। देखो संज्ञा के जो है 3 भेद है। क्या क्या हो रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? महात्मा गांधी का सभी आदर करते हैं। देखो महात्मा गांधी, कपिल देव के बाद धोनी की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता। कपिल देव, धोनी, भारत। गंगा हिमालय में से निकलती है, गंगा हिमालय। तो ऊपर दिए गए वाक्य में महात्मा गांधी, कपिल देव, धोनी विशेष व्यक्तियों के भारत एक विशेष स्थान का तथा गंगा विशेष नदी और हिमालय विशेष पर्वत के नाम हैं। तो ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अतः जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो जातिवाचक संज्ञा क्या है? कुत्ता, भौंक रहा है कुत्ता। अध्यापिका, पढ़ा रही है अध्यापिका। चिड़िया उड़ रही है चिड़िया। ठीक है। अब देखो इन वाक्य में कुत्ता, अध्यापिका और वह चिड़िया किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत ना करके जाति की ओर संकेत कर रही है। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऐसे शब्दों जो किसी वस्तु, प्राणी की संपूर्ण याति का बोध कराता है उसे यातिवाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा, कमल की सुंदरता लाजवाब है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी अद्भुत थी। मोटापा बीमारी की जड़ है। तो ऊपर के वाक्य में सुंदरता, बहादुरी तथा मोटापा ने तो व्यक्तियों के नाम हैं, ना प्राणियों के और ना ही वस्तुओं के। तो इन शब्दों से एक विशिष्ट भाव का पता चलता है। भावों के नाम होने के वजह से ये भाववाचक संज्ञाएं है। अतः कहा जा सकता है कि वह संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो ऐसे कुछ विद्वान उपयुक्त वेदों के अतिरिक्त संज्ञा के 2 भेद और भी मानते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 2 समूहों या समुदायवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम क्या बोल रहे हैं? जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य पदार्थों का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, आटा, चावल आदि। तो 1 बोतल तेल देना, तेल 10 किलो आटा चाहिए, आटा। तो समूह या समुदायवाचक संज्ञा क्या हो रहा है? जिस संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय क्या बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, टोली, कक्षा, परिवार, मंच, सभा, झुंड, दल आदि। भारतीय सेना कारगिल की ओर बढ़ी। ये देखो
हाथियों का झुंड। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में कुछ गद्यांश जैसे ता, त्वा, पन, गई, आपा आदि जोड़कर बनाई जाती है। जैसे शब्दों में ता जोड़कर पशु पशुता, वीर वीरता, मधुर मधुरता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, कायर कायरता। शब्दों में त्वा तैव तैव त्वा जोड़कर जैसे देव देवत्व, स्त्री स्त्रीत्व, पशु पशुत्व, प्रभु प्रभुत्व, कवि कवित्व, हिंदू हिंदुत्व। तो शब्दों में पन जोड़कर जैसे अपना अपनापन, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, पराया परायापन। शब्दों में दीर्घी जोड़कर जैसे भला भलाई, ऊंचा ऊंचाई, अच्छा अच्छाई, गहरा गहराई। तो शब्दों में आपा जोड़कर जैसे मोटा मोटापा, बुरा बुरापा, पूजा पूजापा, आप आपा। शब्दों में आबट जोड़कर लिखना लिखावट, थकना थकावट, सजाना सजावट, गिरना गिरावट। अन्य खेलना खेल, दौड़ना दौड़, जीतना जीत, प्यासा प्यास, मारना मार, हारना हार। ठीक है, चलो फिर हो गया। हाँ, अब देखो 28 पेज पे किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 यातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। तो क्या हुआ? हाँ देखो, जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते। ऐसे शब्दों जो किसी सामान्य वस्तु, प्राणी या स्थान की संपूर्ण याति का बोध कराता है उसे यातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते। वो संज्ञा शब्द जिससे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है, चलो फिर हो गया। अब हम अनुशीलनी पे देखते हैं। संज्ञा से बातों बातों में मौखिक से हम बताते हैं। संज्ञा शब्द से आप क्या समझते हैं? और जो संज्ञा हम समझते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखो संज्ञा के कौन कौन से भेद है, इसका उत्तर हम क्या बताएंगे। संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और यातिवाचक संज्ञा में अंतर बताए। देखो दोनों में अंतर बताने में यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है तो इसमें अगर बताना है तो उसमें बोलना भाई है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहलाते हैं, पहले बता दो। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का पता चले उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और यातिवाचक और ऐसे शब्द जो किसी सामान्य वस्तु, प्राणी या स्थान का संपूर्ण याति का बोध कराता है उसे यातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ऐसा हो गया कुछ, तो फिर गया। अब देखो सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा कहते हैं तो इसका उत्तर होगा सही नंबर 1, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को। नंबर 1 एटा। ख, उसकी लिखावट बहुत सुंदर है तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब ग, मधुर शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। नंबर 1 मधुरता। ओके, तो प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अगर हम बोलेंगे तो ऐसे शब्दों जो किसी सामान्य वस्तु, स्थान या प्राणी के संपूर्ण याति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम अगर बताएंगे तो क्या होगा, उदाहरण हम ऐसे दे देते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ता, अध्यापिका पढ़ा रही है अध्यापिका,
चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया, तो ऐसे शब्दों को हम बता सकते हैं, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहलाते हैं? उदाहरण सही लिखिए, वह संज्ञा शब्द जिससे प्राणी या वस्तु के गुण, दश, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उसका उदाहरण क्या होगा? उसके उदाहरण में हम बताते हैं, जैसे देखो, कमल की सुंदरता लाजवाब है, सुंदरता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी अद्भुत है, तो अद्भुत बहादुरी। मोटापा बीमारी की जड़ है, मोटापा। तो ये हुआ कुछ ऐसे इस सवालों का जवाब। तो उसके बाद जो है निम्नलिखित अनुच्छेद में व्यक्तिवाचक, यातिवाचक और अभाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। देखो, हम अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ रहे हैं। रमेश, रवि और मोहन आगरा में ताजमहल देखने गए। उसकी सुंदरता, बनावट और सफ़ेदी को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वो खुशी से झूम उठे। रवि ने अपनी बहन के लिए गुड़िया खरीदी, रमेश ने अपनी भाई के लिए खिलौना और मोहन ने माताजी के लिए मिठाई खरीदी। तो व्यक्तिवाचक क्या होगा? रमेश, रवि, मोहन, आगरा, ताजमहल, ये हो गया व्यक्तिवाचक। और यातिवाचक में क्या हुआ? बहन, गुड़िया, भाई, खिलौना, मोटा, मिठाई। भाववाचक में क्या होगा? भाववाचक में जैसे भाव, फीलिंग्स, तो भाववाचक में फीलिंग्स हम बोल सकते हैं कि सुंदरता हम बता सकते हैं, सुंदरता हम बता सकते हैं, आश्चर्य हम बता सकते हैं, खुशी हो गया, खुशी हम बता सकते हैं, और कुछ नहीं है वैसे भाववाचक संज्ञा इस परिच्छेद में। तो उसके बाद कष्टक में दिए गए भाववाचक संज्ञा में बदलकर खाली स्थान को भरिए। तो क्या है? कमर की सजाना बहुत सुंदर है। इसके उत्तर होगा कमर की सजावट बहुत सुंदर है। होशियार है, तो कमल ने बहुत होशियारी से काम लिया होगा। तो इस सड़क की डैश भापो, तो इस सड़क की चौड़ाइयाँ भापो। मित्र से करण और कुणाल की मित्रता बहुत गहरी है। तो ऐसा हो गया संज्ञा क्या अध्याय। तो संज्ञा क्या अध्याय भी पूरा ख़त्म हो गया। अभी जो बाकी है हमारा, जो अभी 10 मिनट में हो जाएगा, वह है वर्ण विचार। 10 से 16 पेज निकालो फटाफट। 10 से 16 पेज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी। देखो, ऑर्थोग्राफी में हम क्या बोल रहे हैं? बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, वो ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले ये वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या 44 है। हिंदी के वर्ण निम्नलिखित है। देखो, हिंदी की ये वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं हमको मालूम हो गया। तो वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले ये वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्णों का कुल संख्या 44 है। हिंदी के वर्ण निम्नलिखित है। क्या है हिंदी के वर्ण निम्नलिखित में? आ, आ, हस्सी दीर्घी, हस्सु दीर्घु, अरी, ए, ऐ, ओ, औ। तो ऐसा कुछ है। व्यंजन में क्या है? क, ख, ग, उआ, चया, टड़, मध्यन्ना, तन्ना, भ, मा, यारा, लाबा, सा, 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 हा। इन वर्णों के अलावा हिंदी के अन्य वर्ण निम्नलिखित है। अंग, आहा, डैशनड़ा, डैशनड़ा, आ, जंग, फंग। तो अंग और आहा अयक भाव वर्ण है। आई, य, क।
आगत तो वहाँ यहाँ मध्यनदंत नम पंचम वर्ण कहलाते हैं। तो किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को निश्चित क्रम वाले समूहों को वर्णमाला कहलाते हैं। तो ऊपर लिखे वर्णों का समूह ही हिंदी के वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार का वर्ण होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो वर्ण स्वर कहलाता है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 है। ध्यान रहे कि ये स्वर 3 प्रकार की है: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने समय कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आह से हसूरी। अब देखो, दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, दीर्घी, दीर्घ ए, ऐ, ओ, ये 7 दीर्घ स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे अयूम, रयम। तो स्वरों की मात्रा देखो, स्वरों के प्रयोग 2 प्रकार किया जाता है। जैसे उनके मूल रूप में और जैसे आइए, आओ, ऐसे और व्यंजन के साथ मिलाकर अगर किया जाए तो जैसे का, आ, का, ई, की, तो ऐसे कुछ होगा। तो व्यंजन में जब तक स्वरों की मेल नहीं होता तब तक उससे नीचे हलंत का चिन्ह लगा देती है। तो क्या हुआ? तो लगता है कि वो तो देखो लगा होता है कि व्यंजन के साथ मिले स्वरों का बदला रूप ही मात्रा कहलाते हैं। देखो, आइए मात्राओं के रूप वो उदाहरण देखें। तो जैसे अ दिए जेमन कोई मात्रा नहीं होता, घर परख। आ, वागड़ाग, हंसी, किसान, चिड़िया, दीर्घी से कीमत, चीनी, हंसू से गुलाब, पुलाब, दीर्घू से फूल, धूल, हरी से मृग, पृथ्वी, ए से रेल, खेल, आई से पैसा कैसा, ओ से बोल, ढोल, ओकार से मौसम और पौधा। तो अब देखो 11 पेज तो हो गया। अब 12 पेज की तरफ हम चले जाते हैं। 12 पेज में है अनुस्वार। अनुस्वार क्या बोला जाता है कि अनुस्वार देखो, अनुस्वार में हम क्या बताते हैं? वर्ण भी स्वरों के बाद भी आते हैं तो इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। तो इसका उच्चारण जिस वर्णों के बाद होता है उसे वर्णों के सिर पर बिंदी के रूप से इसे लगाया जाता है। जैसे रंग, जंगल, संग, तिरंगा। अब अनुनासिक। अनुस्वार के सामने ही अनुनासिक चंद्र बिंदु के भी प्रयोग किया जाता है। अंतर केवल समय का होता है। इसके बोलने में कम समय लगता है और उसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। जैसे अंश अनुस्वार, अंश अनुनासिक। अब विसर्ग वर्ण भी स्वरों के बाद में ही आता है। इसका उच्चारण हयालंद व्यंजन की तरह किया जाता है तो व्याकरण में इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, प्रातः, अतः, अतः आदि। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी कुल संख्या 33 है। तो इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे खैमदनस्सा, तैरफला, बरगजैया, तलवस्तरफला। तो ये जैसे खैमदनस्सा का सा
वर्गजया अ तरवल तारा तरवसर तरवसरा। तो अब देखो संयुक्त व्यंजन के बारे में हम क्या बताने जा रहे हैं। देखो समान वर्णों का संयोग, चैचा, बच्चा, तैता, पत्ता, कै कै, पक्वा। 12 पेज के एकदम अंत में देखो असमान वर्णों का संयोग, दद तस्वध्य, कैता वक्त, वयवला व्यक्ति ठीक से उच्चारण करना है। संयुक्त वर्णों का शब्दों का प्रयोग जैसे क्या ऐसे हो रहा है समान वर्णों का संयोग, चैचे से हो रहा है कि कच्चा सच्चा, वर्गजय से हो रहा है छज्जा सज्जा, तैता से हो रहा है पत्ता छत्ता, कै से हो रहा है पक्का छक्का, टैटे से हो रहा है लट्टू भुट्टा, डैडा से हो रहा है गुड्डा लड्डू, दादा से हो रहा है रद्दी गद्दी, मैमा से हो रहा है चम्मच सम्मान हो रहा है। अब देखो असमान वर्णों का संयोग दैधय, वृद्ध्य, समृद्ध्य, दंत से तय, स्थान स्थान स्थल, तैव से गुरुत्य, मातृत्य, स्तय से वस्तु, नमस्ते, अंडंतनय से धन्य कन्या, कै से मक्खी मक्खन, कैलय से सकला अकल, सकल अकल पैता से प्राप्त्य सप्ताह, दैव से द्वारा दबार द्वार, अध्ययपल से विधवा गद्या, पायपल से प्यारा प्यास, बाह्यपल से वय व्यापार, वर्गजय से युवर याला, खयपला कथक संख्या अर्स ख्याति, वर्गजयपल दिए राज्य ज्योति, तापरे मदन से कष्टा नष्टा, तापरे रा के भिन्न प्रयोग में क्या हो रहा है, रा व्यंजन के विभिन्न प्रयोग पर विशेष ध्यान देने के लिए निम्नलिखित बातों को समझना आवश्यक है। राय अक्षर की ध्वनि यदि दूसरे व्यंजन से पहले आती है तो उसे उसी की शीर्ष पर लगाया जाता है। जैसे करमा करमा, इस शब्द में रा का उच्चारण माँ व्यंजन से पहले आया है तो अतः इसे माँ व्यंजन के शीर्ष पर लगाया गया है। अन्य उदाहरण गरम सरम पर्वत बर्फ आदि। सरल शब्दों में कही तो बोलते समय आधा रय जहाँ उच्चारित जहाँ उच्चारित मैं व्यंजन से पहले आया है तो अतः इसे मैं व्यंजन के शीर्ष पर लगाया गया है। तो अन्य उदाहरण क्या हो रहा है, गरम सरम बर्फ आदि ऐसा हो रहा है। तो सरल शब्दों से कहे तो बोलते समय आधा तो यदि अक्षर की ध्वनि पूर्ण रूप से आती है तो वो उस अक्षर के पेट में लग जाती है। जैसे पा रा सा दा प्रसाद, इसमें रा व्यंजन का उच्चारण पावरना के बाद पूर्ण रूप से आया है अतः ये पा के पेट में लग गए हैं। तो अब पा का उच्चारण पैरफला के रूप में किया गया है। अन्य उदाहरण ग्राम क्रम प्रसन्न ब्रज आदि। इसके अतिरिक्त बिना खरी पाई वाले व्यंजनों टा ढा के साथ प्रयोग होने पर रा इनके नीचे उल्टे भी के रूप में लगता है। जैसे टक ड्रम आदि। वर्ण विच्छेद के रूप में क्या देखते, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। इस प्रकार शब्द है प्रत्येक वर्णों का अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हम हा आ मा आ, सब सा आ बा आ, छात्र छा आ ता रा आ, लड़की ला आ का ई। तो ऐसे हो गया। अब आखिरी तो इसका अध्याय की जो अनुशीलनी है उसको भी हम बता देते हैं। अब अच्छी तरह से सुनो बस, तो इसको सुन लोगे तो हो जाएगा। देखो वर्ण 14 पेज में हम चले हैं। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसको और टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के मुख्य 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। जिन वर्ण का उच्चारण सतत रूप से किया गया है उसे स्वर कहलाते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुता।
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा के संयुक्त वर्ण है खैबदनसा, तैरफला, बर्गजैया, तलवसरबला। अब संयुक्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं समान वर्णों के मेल से बने, जैसे ना ना, नए नए। असमान वर्णों के मेल से जैसे तया, तयफला, सत्या। तो रा व्यंजन के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना होता है। इसका प्रयोग कई प्रकार से होता है। शब्दों के प्रत्येक वर्ण का अलग अलग वर्ण विच्छेद कर कहलाता है, जैसे कमल का, आ, मा, आ, ला, आ। तो अब जरा 15 पेज पे देखो, 15 पेज पे आपके उदाहरण जो अनुशीलनी है, वर्ण कहते हैं नंबर 2 भाषा की सबसे छठी ध्वनि को। ख स्तर कहते हैं नंबर 1 स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को। व्यंजन कहते हैं, इसका उत्तर होगा नंबर 2 स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को। घ संयुक्त व्यंजन के 2 संयुक्त व्यंजन के प्रकार होते हैं, जैसे इसका उत्तर होगा 4। देखो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है समझ कर लिखिए। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर जो होगा इसका संज्ञा होगा। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसको स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसको व्यंजन कहलाते हैं। ह्रस्व दीर्घ स्वर में क्या अंतर है उदाहरण से लिखिए। देखो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण का समय कम लगता है उसका ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहलाता है। तो ऐसा हो गया। अब देखो निम्नलिखित स्वरों से बनने वाली मात्रा तथा उस मात्रा के कई प्रयोग 3 शब्द लिखिए। देखो 80 से हो रहा है किताब, दिबाग। और दिशा ए से हो रहा है पेड़, केला, मेला। री से हो रहा है कृपा, मृगा, गृह। ओकार से हो रहा है शोर, मोर, गोल। ऊकार से हो रहा है कुछ, दुकान, गुलाब। अब 5वीं में है निम्नलिखित शब्दों में से वर्णों का अलग अलग करके लिखिए। गुलाब ग, उ, ला, आ, बा, आ। नहीं, ना, आ, हा, दीर्घी, चंद्रबिंदु। अब देखो उसके बाद विद्यालय बा, हसी, दा, या, आ, ला, आ, या, आ। कंप्यूटर का, चंद्रबिंदु, पा, या, ऊ, टा, आ, रा। मित्रता मा, ई, ता, रा, आ, ता, आ। क्रिकेट का, रा, ई, का, ए, दा, आ। गेंद गा, ए, चंद्रबिंदु, दा, आ। अब खाय मादनस्य तारापला और वर्गज यहाँ से दो शब्द। खाय मादनस्य कक्षा, रक्षा। तारापला से छात्रा, पात्रा। वर्गज यहाँ से ज्ञान, विज्ञान। तारबसरबला से आश्रम, विश्राम। अब देखो निम्नलिखित शब्दों में से आवश्यक अनुस्वार रा का प्रयोग। कर्म, चंद्र, स्वर्ग, क्रिया, क्रिकेट। वर्ग अनुस्वार का प्रयोग गंगा, रंग्य, मंदिर, कंगन, चंदन, चंपा। अनुनासिक का प्रयोग करके लिखिए कांच, गांव, सांप, पाँच, चाँद, माय। तो इसी तरह हमारा खत्म हो गया संज्ञा। तो व्याकरण का जो वर्ण विचार भी हो गया, संज्ञा भी हो गया और सर्वनाम भी हो गया। अगले दिन यानी कि अगले गुरुवार 10 तारीख को हम पूरा रिमझिम पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। शनिवार को आपका जो परीक्षा का टॉपिक है सर्वनाम पद है, अच्छी तरह से देना। उस दिन टीचर्स डे है। गुड नाइट, बाय। अब आपकी तो सोमवार को आपका एसएसटी का 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, हम लेंगे। ঠিক আছে, আমি তোমাকে কোশ্চেন দিয়ে আসবো। সোমবার যেহেতু লকডাউন, আমি স্যাটারডে আর সানডে আমি মাকে বলে দিয়েছি আমি কোশ্চেন করছি, তো আমি গিয়ে দিয়ে আসবো। ঠিক আছে, ওকে, চলো গুড নাইট, ভালো করে করো। ঠিক আছে, ওকে বাই। ওকে 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 ওকে।